नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 विषय जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की बात करेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान की जो परीक्षा है वो 1 अप्रैल 2023 को संपन्न हो चुकी है और इस बार जो 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान बोर्ड का जो पेपर है वो बहुत ही शानदार था। हम इस पेपर को ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं कह सकते, बहुत ही सिंपल सवाल बुक से एग्जामिनर के द्वारा उठाए गए थे। तो यह जो पेपर है इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये सरल में आता है, मतलब बिल्कुल सिंपल पेपर था। इस पेपर में काफ़ी अच्छे अंक आने की संभावना है। तो आपने और आपका यह पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत करके कड़ी मेहनत की है, लगन और परिश्रम के साथ काम किया है, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस बोर्ड परीक्षा के अंदर जीव विज्ञान के अंदर बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं अच्छे रिजल्ट के लिए। आइए हम इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रायोगिक जो अंक होते हैं, प्रायोगिक अंक ये होते हैं 30 जो प्रैक्टिकल हो चुके पहले। इसके अलावा जो सत्रांक है विद्यालय अपने स्तर से भेजता है या विद्यालय के द्वारा भेजे जाते हैं, वो अंक है 14। और आपका यह जो पेपर है जिसको हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं, यह जो आपकी बोर्ड परीक्षा है इसका जो प्रश्न पत्र है वो 56 अंक का है। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो 56 और 14 70 हो जाएंगे और उसमें 30 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर आपकी जो ये परीक्षा है, कंप्लीट परीक्षा है, वो 100 अंक की है, 100 अंक की। अब इसमें से आपके सत्रांक विद्यालय के द्वारा भेजे जा चुके हैं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन पूर्व में किया जा चुका है और यह जो अपने उच्च माध्यमिक परीक्षा विषय जीव विज्ञान, इस परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसका पूर्णांक है 56 अंक। अब ये जो प्रश्न है इस पेपर के अंदर आए हुए, तो पेपर के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके ऊपर कुछ निर्देश दे रखे हैं। आपने एग्जाम अटेंड की है तो ये सब निर्देश पढ़े होंगे और आपने बोर्ड के जो निर्देश है, इसके जो नियम हैं उनकी पालना करते हुए आपने परीक्षा अटेंड की है। तो देखिए, जो खंड अ है, अ खंड के अंदर MCQ प्रश्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। पहला जो प्रश्न है, इस पहले प्रश्न के अंदर पहले प्रश्न का पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर जो MCQ है, इन छोटे बड़े प्रश्नों की संख्या है 9। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसके अंदर अबसद वाले प्रश्न है, MCQ है 9 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है वो कितने 9 अंक का है, 9 अंक का है। तो पहले प्रश्न का जो पहला है, पहले प्रश्न का पहला सवाल देखिए, प्रश्न दे रखा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन की संरचनाएं कौन सी है या किस संरचना के द्वारा हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। देखिए, यहाँ पर सामान्यतः आपने कई जगह कई बार ये पढ़ा होगा कि हाइड्रा के अंदर जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है, बड या कलिका के द्वारा होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है अ, ए या अ, क्या होगा, कलिका। उत्तर हो जाएगा कलिका। अब पहले का दूसरा देखिए, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप गहनता से पढ़ें, गहनता से पढ़ने के बाद आप उसका उत्तर दें। ये जो दूसरा प्रश्न है, देखो इसमें क्या दिया है, यौन संचरित रोग का उदाहरण नहीं है। कई बार हम क्या यौन संचरित पढ़ लेते हैं और सीधा ऑप्शन दे के उत्तर दे देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को सबसे पहले पूरा पढ़ना है कि यौन संचरित रोग का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा रोग है जो यौन संचरित नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा द कैंसर। कैंसर है वो यौन संचरित नहीं है, मतलब STD नहीं है। बाकी
सुजाक है, सिफिलिस है, क्लेमिडीसा है, ये सभी यौन रोग है, जबकि जो कैंसर है वो यौन रोग नहीं है। इसलिए प्रश्न को पढ़ के और उसके बाद उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, आनुवांशिक कूट जो मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। बहुत ही शानदार सवाल है। ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं एमसीक्यूज, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है, बस आपको गहनता से पढ़ने और समझने की जरूरत है। तो आनुवांशिक कूट जो मिथियोनिन का कूट लेखन करता है, सभी को पता है कि यह प्रारंभिक कोडोन होता है और प्रारंभिक कोडोन ही मिथियोनिन का कूट लेखन करता है। और यह कोड है वो कौन सा है? AUG। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, क्या होगा? AUG। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, पहले का चौथा प्रश्न, लसीकाब अंग का उदाहरण है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लसीकाब अंग का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो इसका उत्तर है अ, थाइमस। क्या है? अ, थाइमस। बहुत ही सिंपल जीव विज्ञान का जो पेपर है वो इस बार आपके आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है या बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 6, छठा प्रश्न है, एंजाइम जो डीएनए को खंडों में काटने का कार्य करता है। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है कि वह एंजाइम कौन सा है जो डीएनए को काटने का कार्य करता है। तो वह एंजाइम कौन सा है? प्रतिबंधन एंजाइम है या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब या बी, क्या कहेंगे इसको? प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न 7वां प्रश्न है, देखिए, कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है? बीटी कॉटन का नहीं पूछ के किसका पूछा है? मक्का छेदक के बारे में पूछा है। तो देखिए, मक्का छेदक के रूप में कौन सा कार्य करता है? इसका उत्तर हो जाएगा द 1AB। 1AB। 8वां प्रश्न है, स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण। स्वस्थानीय का मतलब उसी जगह जैव विविधता का संरक्षण किया जाना। तो इसका उदाहरण है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, पहले का प्रश्न संख्या 9। देखिए, 9वां जो प्रश्न है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा घुमा के दिया गया है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण है। तो देखो, जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर सबसे अधिक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रखा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। तो इसमें जो गैसें दे रखी है उसमें से मुख्य कौन सी है? मेथेन। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मीथेन। इस तरह से ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। सभी प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं। इस तरह से पहले प्रश्न के अंदर आप आराम से 9/9 ला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। आपने यदि सरसरी तौर पर बायो पढ़ी है तो भी आप ये प्रश्न बिल्कुल करेक्ट करने वाले हैं और आपने किए होंगे। आपने रेगुलर इस YouTube चैनल के ऊपर क्लास आपने देखी है, आप सीखे हैं, समझे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने ये सभी प्रश्न सही किए होंगे, क्योंकि ये जितने प्रश्न आए हैं ये हम इस
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इन सब को पढ़ चुके हैं, प्लस जो रिवीजन की क्लासेस थी उन क्लासेस के अंदर रिवीजन के अंदर ये बातें अच्छे से समझा दी गई थी। तो मुझे विश्वास है कि आपने ये 9 के 9 प्रश्न सही किए होंगे और आपने ये 9 में से 9 अंक प्राप्त किए होंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर ये दूसरा प्रश्न है। देखो दूसरा जो प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न के 4 पार्ट है। सबसे पहले पहला प्रश्न जो है ये ठीक ठाक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है। इसमें लिखा है पुमदुप मतलब मेल हनी बी, इसके अंदर गुणिता क्या होती है और इसमें कितने क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये मधुमक्खी के अंदर अगुणित भी होते हैं, द्विगुणित भी होते हैं, सब होते हैं। तो ये जो मेल हनी बी है ये अगुणित होती है। मेल हनी बी अगुणित होती है और अगुणित होने के कारण इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। द्विगुणित है तो कितनी होती है? 32। लेकिन मेल हनी बी है वो अगुणित होता है, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 16। अब ये प्रश्न 1 नंबर का है तो इसके 2 पार्ट हो गए। तो इसमें 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, मतलब 1/2 इसके और 1/2 इसके, कुल मिला के 1 नंबर। दूसरा प्रश्न, दूसरे का दूसरा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दूसरे का दूसरा थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन आपने यदि कॉमन सेंस काम में लिया है तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें दिया मधुमेह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अंग से निकाला जाता है। तो निकाल क्या रहे हैं? इंसुलिन। तो इंसुलिन हमेशा कहाँ से निकाला जाएगा? इंसुलिन हमेशा अग्नाशय से निकाला जाएगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। उत्तर क्या होगा? अग्नाशय होगा। नंबर 3। तीसरा जो प्रश्न है उसमें है जैव मात्रा के उत्पादन की दर को कहा जाता है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को कहा जाता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता क्या कहते हैं? उत्पादकता। चौथा प्रश्न, 4 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के रिक्त स्थान में सतत विकास पर शिखर सम्मेलन हुआ। तो 2002 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग कहां पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था 2002 के अंदर। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, देखो इस तरह से ये 4 प्रश्न है, 4 नंबर के हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आप 4 में से 4 मतलब 4 प्रश्न 4 नंबर के हैं तो आपने ये सब सही किए होंगे और आप है वो आराम से आपको 4 में से 4 अंक मिलने वाले हैं। अब ये 9 और ये 4, ऐसा कोई बच्चा है जो मतलब मैथ एडिशनल है, मतलब मैथ मेन सब्जेक्ट है, बायो एडिशनल है, तो उनको क्या होता है? बायो पास ही करनी होती है। तो पास करने के लिए इतना मैटर काफ़ी है। क्यों? क्योंकि आपके 30 नंबर के तो प्रैक्टिकल हो चुके, 14 के आपके 17 गए हैं। तो कितने भी नंबर यदि आपको आए हैं गए हैं तो भी आप 9 और 4 मेरे हिसाब से 13 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आप लगभग है वो पास हो जाते हैं। तो पास होने के लिए यहाँ तक या इतने अंकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल छोटे प्रश्न हैं, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ तक आपने यदि सही किए तो भी आप पास हो सकते हैं। अब देखो ये पैटर्न है, ये पैटर्न जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है ये कोरोना को देखते हुए किया गया था। क्योंकि कोरोना के दौरान क्लासें नहीं लगी, कोरोना के दौरान पढ़ाई बाधित हुई, इसलिए सरकार ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया कि कोरोना काल के अंदर भी कोई बच्चा फेल नहीं हो, इसके लिए इस पैटर्न को लागू किया, जिसका फायदा आपको भी मिल रहा है। पहले कोरोना काल से पहले ऐसा पैटर्न नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं थे, ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न नहीं थे, छोटे प्रश्न थे।
जो अभी आ रहे हैं। छोटे प्रश्न थे, लेकिन बच्चों को पास करने के लिए मैंने कहा यहाँ तक ये इतना ही काफ़ी है, पास होने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों को पास करना सरकार का उद्देश्य था, इसलिए कोरोना काल के दौरान ये पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया था। अब तीसरा प्रश्न आता है, तीसरे का पहला, तीसरा है इसका पहला, तीसरे का पहला है बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? बाह्य निषेचन की परिभाषा लिखिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए ये सब जो प्रश्न है अब इनको लिखना संभव नहीं है, बड़े प्रश्न हैं, समझा देता हूं मैं। बाह्य निषेचन का मतलब है जैसे जल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, उन जीवों के अंदर क्या होगा, नर अपने युग्मकों को बाहर पानी में छोड़ देगा, मादा अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देगी, और ये यादृच्छिक रूप से पानी के अंदर आपस में मिलेंगे और युग्मनज का निर्माण होगा। जब नर युग्मक और मादा युग्मक किसी जीव के शरीर से बाहर मिलते हैं या निषेचन की क्रिया जीव के शरीर से बाहर होती है तो इसको बाह्य निषेचन कहा जाता है। क्लियर है? मतलब आपने ये किया होगा, सवाल ये आपने अटेंड किया होगा, क्योंकि बाह्य निषेचन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रत्येक बच्चे ने इसकी परिभाषा लिखी होगी, तो आपका 1 नंबर पक्का। अगला प्रश्न है दूसरा, इसका दूसरा प्रश्न है ZIFT, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो देखो इसका पूरा नाम होगा, Z का मतलब है जाइगोट, जाइगोट, I का मतलब है इंट्रा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल वाई से जो बीजीय पौधा बनेगा उसका फिनोटाइप क्या होगा? तीसरा प्रश्न है आर वाई, इससे जो पौधा बनेगा वो कैसा होगा? यह पौधा ऐसा होगा, यह पौधा ऐसा होगा। तो आर जो है जीनोटाइप RRYY, इससे जो पौधा बनेगा, आर का मतलब है राउंड, गोल, और इस वाई का मतलब है पीला और हरा, तो ये अप्रभावी है। तो देखो इसका होगा गोल हरा, फिनोटाइप क्या होगा? गोल हरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसको मैं यहां ले लेता हूं, छोटा प्रश्न है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक को पारजीवी जंतु कहा जाता है। देखिए पारजीवी जंतु की परिभाषा होगी कि ऐसे जंतु जिनका डीएनए परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे जंतु जिनका डीएनए परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे जंतुओं को, ऐसे जीवों को पारजीवी जीव या पारजीवी जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एडिनोसिन डीएमिनेज का कार्य। 5वां प्रश्न है एडिनोसिन डीएमिनेज ADA, इसका कार्य। तो देखिए इसका कार्य हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो जीन चिकित्सा के तहत सबसे पहला जो कार्य है, सबसे पहला जो प्रयोग है वो ADA, इसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया। तो इसका कार्य है प्रतिरक्षा से संबंधित। तो इसका कार्य किससे संबंधित है? शरीर के अंदर प्रतिरक्षा से संबंधित है, रोगों से लड़ने की क्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 मतलब ये प्रश्न संख्या 6 किसका है? तीसरे का है। प्रश्न संख्या 6 में दिया है न्यूक्लियोसाइड के घटकों के नाम लिखिए। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 घटक होते हैं, एक उसमें होती है पेंटोज शर्करा और साथ में होती है नाइट्रोजन क्षार। तो देखो इसमें ये नाइट्रोजन क्षार और इसके साथ में पेंटोज शर्करा, ये दोनों जो है वो घटक इसके हैं, न्यूक्लियोसाइड के घटक होते हैं। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो 7वां प्रश्न है ध्रुवीय समुद्रों में पाए जाने वाली सील में पाया जाने वाला एक अनुकूलन लिखिए।
तो ध्रुवीय का मतलब ठंडे क्षेत्रों के अंदर जो सील पाई जाती है उसका एक अनुकूलन ये है कि उसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है जिसको ब्लबर कहा जाता है और वह ऊष्मारोधी का कार्य करती है। अगला प्रश्न है वन उन्मूलन का एक कारण। तो वन उन्मूलन है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये आपके 12th के पेपर में पूछा गया है, जबकि ये प्रश्न किस कौन से 8वें लेवल का प्रश्न है कि वनों के घटने का कारण लिखिए। तो वनों के घटने के तो कई कारण हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, बांध बनाना है तो भी पेड़ों को काटो, रोड बनानी है तो भी पेड़ों को काटो, कोई फैक्ट्री लगानी है तो भी पेड़ों को काटो। तो इस तरह से पेड़ों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कई कारण हैं, जबकि इसमें तो क्या किया है, एक ही कारण पूछा है। तो इतने सारे जो मैंने कारण बताए हैं इसमें से यदि आपने एक कारण भी लिखा है तो भी आपका प्रश्न सही हो जाता है। तो इस तरह से ये जो तीसरा प्रश्न है, इस तीसरे प्रश्न के अंदर छोटे छोटे कितने प्रश्न दे रखे हैं, 8 प्रश्न दे रखे हैं। तो देखो इसमें भी आप 8/8 प्राप्त कर सकते हैं और आपने किया होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे प्रश्न के अंदर ऐसा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है जो आप नहीं कर सकते, प्रत्येक प्रश्न आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपके 12th का जो सिलेबस है वो शॉर्ट है और शॉर्ट में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पूछे गए हैं। आगे वाले जो बड़े प्रश्न हैं, हालांकि प्रश्न बड़े प्रश्नों की श्रेणी में जरूर आते हैं, लेकिन प्रश्न ना तो उतने बड़े हैं और न ही उतने हार्ड है। बिल्कुल सिंपल आपके बायो का पेपर बोर्ड एग्जाम के अंदर आया, तो आपने अच्छे से किया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। अब ये प्रश्न संख्या जो 4 है ये 1.5 नंबर का है, एक सही 1/2 अंक का है। अब इसमें पूछा गया है स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम और उसके कार्य लिखने हैं। अब स्त्री जनन पथ है, उसके 3 भागों के नाम लिखने हैं और उसके कार्य लिखने हैं। तो अंक 1.5 है, इसका मतलब 1 भाग आधे अंक का है, 1 भाग आधे अंक का है। तो आधा आधा और आधा 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब देखो इसमें स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम लिखिए, आराम से लिख सकते हैं। स्त्री जनन पथ है, ये जो पार्ट है 8वीं क्लास की विज्ञान से शुरू हो जाता है। यदि ये प्रश्न 8वीं क्लास के बच्चे को पूछा जाए तो वो भी इसका उत्तर दे सकता है कि मादा जनन पथ है, स्त्री जनन पथ है या स्त्री जननांग है, उसके 3 भागों के नाम लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले अंडाशय। तो अंडाशय का कार्य क्या है, अंडाशय के अंदर या अंडाशय के द्वारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका स्त्रवण किया जाता है और अंडाणु का निर्माण किया जाता है। दूसरा अंडवाहिनी, तो भाग हो गया अंडवाहिनी, कार्य क्या है, निषेचन की क्रिया इसमें संपन्न होती है। तीसरा भाग कौन सा है, गर्भाशय, तो भाग हो गया गर्भाशय, कार्य क्या है, रोपण की क्रिया यहां संपन्न होती है, बच्चे का पूर्ण विकास यहां पर होता है। आप कई कार्य लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से 1.5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पेपर का यदि मैं लेवल की बात करूं तो ये पेपर इतना सरल है कि आपने बड़ा अच्छे से पेपर किया है तो प्रत्येक बच्चे के जीव विज्ञान के अंदर डिक्टेशन मार्क आएंगे, मतलब डिक्टेशन मार्क तो आने ही आने हैं, इतना सरल पेपर है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है, अपरा के द्वारा स्त्रवित 3 हार्मोन के नाम लिखिए। अब यहां पर भी हार्मोन कितने लिखने हैं, 3, और अंक कितने हैं, 1.5। प्रत्येक हार्मोन आधे अंक का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 तो ये डाल दो, और तीसरा हार्मोन HCG, एक और एक्स्ट्रा। हालांकि बोर्ड एग्जाम के जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना है, फालतू लाडेर भुआ नहीं बढ़ना। जितना जैसे मान लो 3 पूछे तो आपको 3 लिखने, चौथा लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा लिखोगे, 5वां लिखोगे तो फिर एग्जाम सोचेगा कि 1.5 होशियार है, तो हो सकता है वो उस वजह से आपके नंबर काट ले। तो आपको 3 पूछे गए हैं तो आपको 3 ही लिखने हैं। कभी ऐसा लगता है कि एक जगह डाउट है तो आप भले चौथा लिख दो ताकि तीसरा गलत हो जाए तो चौथा काम आ जाए, लेकिन कंफर्म है कि 3 यही है और करेक्ट है तो फिर आपको चौथा लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि लिखना चाहते हैं तो HPL हो जाएगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये हो गए अपरा द्वारा स्त्रवित हार्मोन। नेक्स्ट आता है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण के द्वारा समझाइए। बहुत ही सिंपल, अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या हुआ,
जब प्रभाविता के नियम का पालन नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ये होगा कि F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। लेकिन यहां पर न प्रभावी प्रकट होता है न ही अप्रभावी प्रकट होता है, कोई तीसरा कलर ही प्रकट हो जाए तो इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमने अच्छे से पढ़ा है, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम एक पौधा है, उसमें हमने लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधे इनके बीच में संकरण करवाया तो F1PD के अंदर प्रभावी लक्षण प्रकट होना चाहिए, चाहे वो लाल हो चाहे वो सफेद हो, मतलब दोनों में से जो भी प्रभावी हो वो प्रकट होना चाहिए। तो वो हो सकता है, वो नहीं हो तो अप्रभावी हो सकता है। लेकिन यहां पर न तो प्रभावी प्रकट होता है और न ही अप्रभावी प्रकट होता है। प्रकट क्या होता है? कोई तीसरा कलर ही प्रकट हो जाता है। F1PD के अंदर न लाल रंग के पुष्प आते हैं न ही सफेद रंग के पुष्प आते हैं। कैसे आते हैं? गुलाबी रंग के पुष्प आ जाते हैं। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। तो अपूर्ण प्रभाविता है वो प्रभाविता के नियम का अपवाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है टर्नर सिंड्रोम को लक्षणों सहित समझाइए। देखिए, टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर स्थिति होती है 44 + x0। क्या होता है? 44 + x0। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण पूरे गुणसूत्र कितने होते हैं इसमें? 45 होंगे। इसका मतलब एक गुणसूत्र की क्या होती है इसमें? कमी होती है। अब एक गुणसूत्र की कमी होती है, लेकिन जो गुणसूत्र कम होता है वो कौन सा होता है? X लिंग गुणसूत्र कम होता है। तो X लिंग गुणसूत्र कम होता है तो ये सामान्यतः मादा में होता है। तो एक ऐसी मादा जिसमें X लिंग गुणसूत्र नहीं हो तो ऐसी मादा के अंदर मादा के लक्षण नहीं होंगे। मादा के अंदर जो मादा के लक्षण होने चाहिए वो लक्षण उसमें नहीं होंगे, या इन लक्षणों का अभाव होगा, या हम ये कह सकते हैं कि मादा के अंदर किसके लक्षण प्रकट हो जाएंगे? नर के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। ये है वो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अब लक्षणों की बात करें तो ऐसी जो मादा होती है उसमें मादा के लक्षण नहीं होना, मतलब मादा के लक्षण क्या है? मासिक धर्म। तो इसमें मासिक धर्म इरेगुलर हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। फिर ऐसी मादा है तो उनमें अंडाणुओं का पूरा विकास नहीं होगा, उनमें अंडाशय का पूरा विकास नहीं होगा, और अंडाणु और अंडाशय का विकास नहीं होगा तो ऐसी मादा के अंदर अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा, और ऐसी जो मादा होती है वो बंदे होती है। ऐसी मादा जिसमें पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे तो स्तन ग्रंथियां, मादा के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होना चाहिए, लेकिन इनमें स्तन ग्रंथियां कम विकसित रह जाती है। तो इस तरह से एक मादा के अंदर पुरुषों के लक्षण प्रकट होते हैं। ये किस में होगा? टर्नर सिंड्रोम के अंदर होगा। बहुत ही सिंपल पेपर है, आराम से जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आराम से इस प्रश्न को सरल करके आराम से डिक्टेशन अंक को ला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल। ये जो पाठ है निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता व जीवन शैली के 2 लक्षण लिखिए। पाठ काफी हार्ड है, ये टफ है पाठ, लेकिन उसमें से जितना सिंपल प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न वहां से निकल आ गया। इससे सिंपल इस पाठ से कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। तो देखिए, निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता, निएंडरथल मानव है उसकी दिमाग की क्षमता जो होमो सैपियंस है, जो आधुनिक मानव है, उसके समान थी। तो कितनी थी? 1400 सीसी, 1400 सीसी। क्लियर है? फिर जीवन शैली के 2 लक्षण लिखिए। जीवन शैली के आपको 2 लक्षण लिखने हैं, डेढ़ होशियार नहीं होना है। ठीक है, मतलब 2 पूछे मतलब आपको 2 ही लिखने हैं। तो क्या होंगे लक्षण? पहला लक्षण है कि ये जो लोग होते थे ये अपने शरीर को ढकने के लिए खाल को काम में लेते थे। खाल का क्या करते थे? उपयोग करते थे। और इनमें जो सामाजिक स्तर था उसमें यदि इसके परिवार का कोई सदस्य मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो ये क्या करते थे? सबको दफनाते थे। बस ये 2 लक्षण हो गए। बहुत सिंपल प्रश्न है, पेपर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाइए। अनुकूली विकिरण, देखिए डार्विन के बारे में पढ़ा, डार्विन की फिंचेस के बारे में पढ़ा हमने,
गैलोपैगोस द्वीप के बारे में पढ़ा। जब डार्विन वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसी चिड़ियाएं थी जो अलग अलग जगह उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति अलग अलग जगह हुई, लेकिन ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से एक जगह आ गई चिड़ियाएं। जब ये एक जगह आ गई तो क्या हुआ, एक जगह आने से इनमें नए लक्षण प्रकट हो गए और वो चिड़ियाएं उस जगह के लिए अनुकूलित होकर हो जाती है, या एक नई जाति का विकास हो जाता है। इसी को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। एक जगह उत्पत्ति अलग अलग जगह हुई है, फिर ये फैल गए और जहां पर बसे वहां पर इनमें वहां पर रहने के लिए, अनुकूलित होने के लिए उनमें विशेष प्रकार के लक्षणों का विकास हो गया। इसी को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए डार्विन की फिंचेज या डार्विन फिंच, ये इसका उदाहरण है। 10वां प्रश्न है बहुत ही सिंपल। मैं प्रत्येक पाठ से जितना सिंपल प्रश्न बन सकता है उतना सिंपल प्रश्न उस पाठ में से निकाला गया है। तो 10वां प्रश्न है, अंतः प्रजनन को परिभाषित कीजिए। अंतः प्रजनन का मतलब है एक ही जाति के जंतु है, एक ही जाति के जंतु है, उसमें ऐसे जंतु जो एक ही नस्ल के हैं उनमें आपस में संकरण करवाया जाता है। एक ही जाति के जंतु है, उसमें भी एक ही नस्ल के, देखो जाति का मतलब जैसे गाय जाति है, लेकिन गाय काले रंग की है, सफेद रंग की है, भूरे रंग की है, पीले रंग की है, तो ये अलग अलग रंग की है, तो ये अलग अलग नस्ल है। तो एक ऐसी गाय जैसे सफेद रंग की गाय है, उसी नस्ल का बैल, सफेद रंग का बैल, एक ही नस्ल हो, भाई जाति तो एक है ही, उसके बाद में इनकी नस्ल भी एक हो, सफेद रंग की गाय, सफेद रंग का बैल, उनके बीच में संकरण हो तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतः प्रजनन कहेंगे। या फिर जैसे भैंस है तो काले रंग की भैंस, काले रंग का पड्डा, इनके बीच में संकरण करवाया जाता है तो इसको अंतः प्रजनन कहा जाता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण पूछा गया, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बुक के अंदर उसका अच्छे से डायग्राम बना रखा है खच्चर का। अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किसी एक पशु का नाम लिखिए। बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न है, जो इस पाठ का सबसे सिंपल प्रश्न है। तो अंतरजातीय संकरण, अंतरजातीय का मतलब है दो अलग अलग जाति है, दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच में संकरण हुआ, उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसको हम कहेंगे अंतरजातीय संकरण। अब इसमें जैसे एक जाति गधा, दूसरी जाति जैसे घोड़ा, मतलब फीमेल डंकी और मेल हॉर्स, अलग अलग जाति हो गई, इनके बीच में यदि संकरण हो और उससे संतान उत्पन्न हो तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय संकरण। ऐसी एक संतान है जिसको खच्चर कहा जाता है, जिसमें गधे के लक्षण भी है, घोड़े के लक्षण भी है, दोनों के लक्षण है वो मिक्स हो गए, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, खच्चर हो जाएगा। अपनी किताब के अंदर एक ही इसका उदाहरण दे रखा था और आपको एक ही पूछा गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11वां है, भाग ए में फसल का नाम है और बी में इससे संबंधित रोग प्रतिरोधक किस्म है। ए के अंदर तो फसल का नाम है, बी के अंदर उस फसल से संबंधित जो रोग प्रतिरोधक किस्म है उसका नाम है। अब आपको मिलान करना ए को बी से। तो देखिए सबसे पहले लिखा है इसमें लोबिया, लोबिया एक तरह की दाल है, तो जो लोबिया है, लोबिया की जो प्रतिरोधक किस्म है वो है पूसा कोमल, पूसा कोमल। उसके बाद में फूल गोभी है, तो फूल गोभी की जो प्रतिरोधक किस्म है वो है पूसा शुभ्रा। और मिर्च है, इसकी प्रतिरोधक किस्म है पूसा सदाबहार। देखो हालांकि मैं आपको शुरू से कहता हूं कि जीव विज्ञान के अंदर रटने की जरूरत नहीं है और रटना भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक चीज को बारीकी से समझना है। आपने प्रत्येक चीज को बारीकी से समझा है तो आप उसका आराम से उत्तर आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा ये भी समझाने का प्रयास करूंगा कि ये चीजें रटी नहीं जाती है और रटनी भी नहीं है, लेकिन कई बार हमें ऐसी चीजें जिनको रटने की जरूरत होती है। अब ऐसी फसलें और इनकी प्रतिरोधक किस्में अपनी बुक में बहुत ही ज्यादा दे रखी है, तो याद कैसे करेंगे उसको। अब यहां पर भी मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई ना कोई हम शब्द से जोड़ देंगे, जोड़कर याद रखेंगे। जैसे लोबिया, लोबिया में ल, पूसा कोमल, लोबिया कोमल, पहले ल अंत में ल, बस ये काम तो हुआ।
कि लोबिया पूसा कोमल, ल और ल, फर्स्ट में ल अंत में ल, बात खत्म हो गई, एक तो हो गया क्लियर। उसके बाद में आता है मिर्च, मिर्च, मिर्च में र बाद में आता है और पूसा सदाबहार र बाद में आता है, मिर्च और सदाबहार र बाद में आता है। तो आपने र याद कर लिया, ल याद कर दिया, तो पीछे फूल गोभी में तो एक ही बचा, तीसरा ऑप्शन उसका ही होगा। तो ऐसे ये ट्रिक कहीं कहीं पर काम आती है, कहीं कहीं का मतलब उदाहरण ज्यादा दे रखे हैं, रटना संभव नहीं है, संभव भी नहीं है रटना भी नहीं है, क्योंकि कितना रटोगे। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के याद कर लो, जोड़ के आप याद करोगे ना तो तीन में से आपने यदि दो निकाल दिए तो तीसरा स्वतः उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव का नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। अच्छे से याद रखना, बहुत सिंपल प्रश्न है, यीस्ट का नाम है सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। अब इसका एक उपयोग, पर एक एक उपयोगी क्यों पूछा गया? क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि जीव विज्ञान का पेपर सिंपल से सिंपल हो, सरल से सरल हो, इसलिए एक उपयोग पूछा गया, एक पशु का नाम पूछा गया। तो उसका रीजन क्या है? पेपर को सरल करना, सिंपलेस्ट करना। इसका एक उपयोग है किण्वन की क्रिया में या शराब आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर 13वां प्रश्न आता है, बीओडी का पूरा नाम लिखिए। बीओडी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यह प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी, जो जिला बाड़मेर का जो पेपर था अर्धवार्षिक का, उसके अंदर ये बीओडी केमिस्ट्री में पूछा गया और ये बीओडी बायो में भी पूछा गया। और अब इस बोर्ड एग्जाम के अंदर बीओडी वाला प्रश्न भी बना। इसका मतलब ये हुआ कि अर्धवार्षिक केमिस्ट्री, अर्धवार्षिक बायो के अंदर जो प्रश्न बनता है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर 101% आता है। ये आपके सामने उदाहरण है। तो देखिए, जो बीओडी है इसका नाम क्या हो गया? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी का मतलब बायो केमिकल, ओ का मतलब ऑक्सीजन, डी का मतलब डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आगे लिखा है, व्यर्थ जल की बीओडी व प्रदूषण क्षमता में क्या संबंध है? व्यर्थ जल का मतलब है, देखिए यहां पर जैसे मान लो गंदा पानी है, गंदा पानी है तो उसके अंदर ऐसे कई कार्बनिक पदार्थ होंगे, गंदे पानी के अंदर होंगे। तो गंदा पानी है, उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक है, तो उस पानी की बीओडी अधिक होगी, उस पानी की ऑक्सीजन की, उस पानी में ऑक्सीजन की डिमांड अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी ज्यादा गंदा है, जो पानी ज्यादा प्रदूषित है, उसकी बीओडी अधिक होती है। जैसे 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 पानी साफ होता जाएगा, पानी साफ जितना अधिक साफ सुथरा होगा उतनी ही उस पानी की बीओडी क्या होगी? कम होगी, या बीओडी कम होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी प्रदूषित पानी है तो बीओडी अधिक होगी, स्वच्छ पानी है तो बीओडी कम होगी। अगला प्रश्न है, दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाइए। आराम से चित्र आपने बनाया होगा, चित्र किताब के अंदर दे रखा है, वहां पर 2-3 चित्र दे रखे हैं, 2 चित्र दे रखे हैं, लेकिन दोनों में से जो चित्र सरल है, जो बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, वो प्रश्न आपको दिया गया है। उसके पास में एक चित्र और बना हुआ पड़ा है जो थोड़ा टफ है, इसलिए आपको वो नहीं दिया गया। उसके पास में जो चित्र दे रखा है वो आपको इस एग्जाम के अंदर दिया गया। कुछ नहीं, ऐसा बेलनाकार पात्र बनाना है, बीच में एक आर्मेचर की तरफ रोड होती है, उसको उसमें जो अपने मालूम होता है झेरना होता है, झेरना, वैसे उसकी ताड़ियां बना लेते हैं, इसको मोटर से घुमाया जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और उसमें बुलबुले बनते हैं। जब बुलबुले बनेंगे तो ऊपर इस तरह की लेयर बनती है, जिससे क्या होगा? जिससे ऊपर की जो सतह है इसका क्षेत्रफल अधिक होता है या क्षेत्रफल बढ़ता है। ऐसा उपकरण आपको उसमें बनाना था और ये 1.5 नंबर का है। ओनली नामांकित चित्र बनाना है और नामांकित करना है 1.5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनिंग संवाद की किसी एक विशेषता को समझाइए। समझाना है एक विशेषता और वो आपको समझानी है। देखिए, क्लोनिंग संवाद क्या होते हैं? सबसे पहले क्लोनिंग संवाद है कि इसके अंदर जो हम आरडीएनए का निर्माण करेंगे, तो आरडीएनए का निर्माण करने के लिए उसके अंदर डीएनए को प्रवेश करवाया जाएगा और
जो क्लोनिक संवाहक है वो डीएनए को लेकर परपोषी के अंदर जाते हैं या परपोषी के अंदर उसको प्रवेश करवाया जाता है, ये है। तो अब क्लोनिंग संवाहक जो है उसकी क्या विशेषता होगी, तो बुक के अंदर 3 विशेषता दे रखी, आपको तो कोई एक विशेषता लिख के उसको समझाना है, तो कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। सबसे पहली विशेषता है ओराई का पाया जाना, प्रतिकृति की उत्पत्ति वाला जो स्थल है वो उसमें होना जरूरी है। क्लोनिंग संवाहक के अंदर ओराई होना जरूरी है, यदि ओराई नहीं होगा तो वहां पर रेप्लिकेशन की क्रिया नहीं होगी, रेप्लिकेशन क्रिया नहीं होगी तो डीएनए से डीएनए का निर्माण नहीं होगा, हमने जो काम किया वो व्यर्थ चला जाएगा। दूसरा उसमें होगा वर्ण योग्य चिन्हक, मतलब एक क्लोनिंग संवाहक है उससे आरडीएनए का निर्माण हुआ या नहीं हुआ ये हमें बताने के लिए उसमें कुछ ऐसे चिन्ह होने चाहिए जिनको मार्कर जीन कहा जाता है, और मतलब आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या जो 16 है इसमें लिखा है अमीबता के रोगजनक का नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल है, अमीबिएसिस रोग का रोगजनक क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। रोग के 2 लक्षण, अब उसमें पेट दुखता है, पेट दुखे जोरदार, उल्टी दस्त हो सके, और जी नहीं लगना, जी घबराना, पेट में दर्द होना, पेट में ओंटे आना, मरोड़े आना, ये सब होगा उसमें। संक्रमण के कोई 2 स्रोत, संक्रमण के स्रोत क्या है, हमने भोजन किया वो दूषित था, या हमने पानी पिया वो दूषित था, और ये मधुमक्खियां हैं तो ये मक्खियां हैं, ये बार बार भोजन के ऊपर बैठती है, ये इसकी वाहक होती है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। अब यदि आपको इस रोग वाले पार्ट से हार्ड प्रश्न पूछा जाता तो और भी कई रोग थे, लेकिन नहीं, आपको सबसे सिंपल जो रोग है उसके बारे में ही पूछा गया। नहीं तो इसके अंदर एड्स भी है, कैंसर भी है, कई ऐसे नशीले पदार्थ भी है, तंबाकू है, सिगरेट है, मतलब कोक है, क्रैक है, हशीश है, गांजा है, चरस है, स्मैक है, कई दे रखे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया। सिंपल से सिंपल सवाल जो इस पार्ट से बन सकता है वो प्रश्न आपसे पूछा गया। नेक्स्ट, तनुतापी जीव किसे कहते हैं, तनुतापी। देखिए, तनुतापी का मतलब है कुछ ऐसे जीव होते हैं, मतलब अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जो कम तापमान की जो परास है, कम तापमान की परास में ही जिंदा रह सकते हैं, ऐसे जीव है वो तनुतापी कहलाते हैं। अब जैविक अनुक्रिया के तरीकों का आरेखीय निरूपण, अब यहां पर ये 3 नंबर का सवाल है, तो तनुतापी जीव किसे कहते हैं 1 नंबर का, और इसका आरेखीय निरूपण है ये 2 नंबर का है। आरेखीय निरूपण बुक में अच्छे से बता रखा है, एक ग्राफ है, उसमें नीचे लिखा है बाह्य स्तर, साइड में लिखा है आंतरिक स्तर, बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम कहते हैं नियामक। कुछ ऐसे जीव हैं तो सीधी, एक सीधी रेखा तो उसको कहते हैं सनक्षी, और ऊपर लाए नियामक से नीचे मुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, आंशिक नियामक। एक ऐसा आरेखीय निरूपण आपको बताना था, तो ये प्रश्न भी काफी सिंपल है और 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, देखिए इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। पारिस्थितिकी का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र, जैसे मान यही क्षेत्र मान लो, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वनस्पति नहीं है या वनस्पति पहले थी और वर्तमान में नहीं है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर या तो वनस्पति बिल्कुल नहीं है या फिर पहले थी और अब नहीं है, ऐसी जगह वनस्पति का उग जाना, वनस्पति का स्थापित हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब ये जो पारिस्थितिक अनुक्रमण 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का कैसे है, एक तो है जलारंभी। जलारंभी का मतलब जल है, जल के अंदर पहले पेड़ पौधे नहीं थे, वहां पेड़ पौधे कैसे पनपते हैं। दूसरा शुष्कतारंभी का मतलब है रेगिस्तान के अंदर, अब रेगिस्तान में पानी है ही नहीं, बिल्कुल मतलब पानी है ही नहीं, वहां पर पेड़ पौधे कैसे विकसित होते हैं। तो ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। तो देखो पहले बात करते हैं जलारंभी। जलारंभी मतलब एक तालाब है, मतलब वहां पर पानी खूब है, जल है, वहां पर प्रारूप, जैसे मान तालाब है उसमें वनस्पति नहीं है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है, तो उसमें पेड़ पौधों का विकास कैसे होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जिसको प्लवक अवस्था कहा जाता है। प्लवक, प्लवक के बाद में उसमें जल निमग्न पौधे प्रकट होते हैं,
फिर प्लावी पौधे आते हैं। उसके बाद की जो अवस्था होती है उसको नंद अनूप प्रावस्था कहा जाता है। उसके बाद में पौधे उत्पन्न होते हैं जिसको पंत पादप अवस्था कहते हैं, कीचड़ वाली अवस्था कहते हैं। फिर वो पौधे बड़े हो जाते हैं, इनको काष्ठीय पौधे कहते हैं, और बाद में काष्ठीय पौधे बड़े हो जाते हैं और वृक्ष का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जो तालाब है या जलारंभी क्षेत्र है वहां पर पहले वनस्पति नहीं थी, लेकिन धीरे 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 वहां पर बड़े पेड़ का निर्माण हो जाता है। अब शुष्कतारंभी की बात करते हैं। रेगिस्तान के अंदर या मरुस्थल के अंदर, मरुस्थल के अंदर मतलब पानी है ही नहीं, रेगिस्तान है, पानी की कमी है, और वहां पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पानी की कमी है, वहां पर पेड़ पौधों का विकास कैसे होता है। तो देखिए ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सबसे पहले, जैसे हम ये कह सकते हैं कोई चट्टान हो या रेगिस्तान हो जहां वनस्पति नहीं है, तो सबसे पहले जो पौधा उगता है वो है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन के अंदर क्या होगा? शैवाल और कवक दोनों मिक्स रूप में पाए जाते हैं, उनका सहजीवी संबंध होता है। तो सबसे पहले कौन सा पौधा उगेगा? लाइकेन। लाइकेन के बाद में क्या बनेंगे? मॉस। मॉस के बाद में शाकीय पौधे, छोटे छोटे शाक पौधे। शाक के बाद में झाड़ी वाले पौधे, और झाड़ी जब बड़ी होगी तो किसका निर्माण होगा? वृक्ष का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी नहीं है, शुष्कतारंभी स्थिति है, रेगिस्तान है, वहां पर धीरे 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 पेड़ पौधों का विकास होता है। तो इस तरह से ये आपके 3 नंबर का प्रश्न था। 1 नंबर की परिभाषा थी, और 2 नंबर के जो ये अभी जलारंभी और शुष्कतारंभी है इन दोनों को समझाना था। इस तरह से ये 3 नंबर का प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न के 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट 1 नंबर का है, दूसरा पार्ट 1.5 नंबर का है, तीसरा पार्ट भी 1.5 नंबर का है। प्रश्न बहुत ही सिंपल है। देखो, परागण किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये नर युग्मक है, पराग कोष के अंदर, पराग कोष से जैसे ही नर युग्मक बाहर निकलेगा, परागकण बाहर निकलेगा, परागकण वर्तिकाग्र तक आएगा, इसी को परागण कहा जाता है। परागकण का पुष्प के मादा जनन भाग के जो वर्तिकाग्र है वहां तक स्थानांतरण, परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण या पोलिनेशन कहलाता है। सिंपल परिभाषा। दूसरा दोहरा निषेचन, इसको समझाना है। दोहरा निषेचन, देखिए दोहरा निषेचन में क्या होगा कि जो एक परागकण का निर्माण हो गया, परागकण का निर्माण होने के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में जो परागकण उसमें अंकुरण होगा, पराग नली का निर्माण होगा। जब पराग नली का निर्माण होता है तो उस परागकण के अंदर जो जनन कोशिका होती है उसमें विभाजन होगा और 2 नर केंद्रकों का निर्माण होता है। अब ये जो 2 नर केंद्रक होते हैं, ये मादा भाग के अंदर जो भ्रूण कोष होता है, उस भ्रूण कोष के अंदर एक तो अंड कोशिका से मिलेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा, और पहले काम ये होगा, इसको प्रथम निषेचन कहा जाता है। इसी से बाद में युग्मनज का निर्माण होता है, इसलिए इसको सतह निषेचन कहा जाता है। लेकिन जो दूसरा नर युग्म होता है वो बीच में जो द्विगुणित द्वितीय केंद्रक होता है उससे मिलता है, उससे मिलेगा तो वो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो निषेचन होगा, उसको भी निषेचन कहेंगे, क्योंकि एक नर युग्मक है दूसरा मादा युग्मक है, आपस में मिल रहे हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जो संरचना बनेगी वो त्रिगुणित होगी और इसको त्रिक संलयन कहा जाता है। तो एक तो पहला निषेचन हो गया जिससे क्या बना? युग्मनज। दूसरी बार निषेचन हुआ जिसको हमने त्रिक संलयन कहा, उससे क्या बना? भ्रूण पोष। इस तरह से आवर्त बीजी पौधों के अंदर, पुष्पीय पौधों के अंदर निषेचन की क्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। उसके बाद निषेचित भ्रूण कोष की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो निषेचित में 2 नर युग्मक आएंगे, एक अंड कोशिका से मिलेगा, एक द्वितीय केंद्रक से मिलेगा, और उसका क्या होगा? भ्रूण कोष बनेगा, भ्रूण कोष की जो संरचना है वो बनेगी। ये इसका चित्र आपको बनाना था। अब ये जो प्रश्न है इसमें आंतरिक विकल्प दे रखे हैं, अथवा में प्रश्न दे रखा है, तो इसका अथवा में जो प्रश्न है वो है पर परागण किसे कहते हैं? तो पर परागण, देखो परागण 2 प्रकार का हो जाएगा, स्वपरागण और पर परागण। पर परागण के अंदर 2 पौधे हैं अलग अलग, इस पौधे का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाए तो इसको पर परागण कहा जाता है।
एक ही पौधा है, एक ही पौधे का ये नर युग्मक उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसको स्वपरागण कहा जाता है। तो यहां पूछा गया है पर परागण, दो अलग अलग जाति एक ही होगी, एक ही जाति के दो पौधे होंगे, एक पौधे के परागण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, इसको पर परागण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीज तीन प्रकार के, अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी और परिभ्रूणपोषी। तो देखिए अभ्रूणपोषी के अंदर तो आएगा मटर और मूंगफली, मतलब भ्रूणपोष कंप्लीट काम आ गया। दूसरा है भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी के अंदर भ्रूणपोष बचा रहता है जिसको जीव है वो भोजन के रूप में काम में लेते हैं। जितने भी अनाज होते हैं उनमें भ्रूणपोष बचा हुआ होता है जिसको हम काम में लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, ये सब इसके अंदर आते हैं, अरंडी भी इसके अंदर आएगा। परिभ्रूणपोषी है इसका उदाहरण। अब परिभ्रूणपोषी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव का शायद दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न जो एमसीक्यू है उस पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट था, परिभ्रूणपोषी बीज है ऐसा करके प्रश्न था, तो वो प्रश्न अब यहां पर और पूछ लिया। तो परिभ्रूणपोषी किसे कहेंगे, काली मिर्च। इसका उदाहरण क्या है, काली मिर्च और चुकंदर। अच्छे से याद रखना, काली मिर्च और चुकंदर। अब ये जो प्रश्न है आगे जब आप नीट की तैयारी करोगे, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, बीएससी नर्सिंग की तैयारी करोगे, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करोगे, तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर साल जो उच्च माध्यमिक परीक्षा होती है, उच्च माध्यमिक परीक्षा का जो पेपर है उसके छोटे छोटे सवाल आप बिल्कुल याद कर लें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आप देखोगे, मेरा ये मानना है कि 60 से 70% सवाल उसमें से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बना है ये भी जो स्पेशलिस्ट है, जो अधिक अनुभवी व्यक्ति है, उनके द्वारा बनाया जाता है, तो वो उस बुक में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो ही उठाते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसका तीसरा पार्ट है, स्त्री केसर के लंबवत काट में पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। तो उसमें हमें वर्तिकाग्र, वर्तिकार, अंडाशय बनाना है और उसमें पराग नलिका की वृद्धि कैसे होती है वो चित्र के द्वारा समझाना है। लास्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न, 20वें का पहला, स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो स्थानांतरण की कई परिभाषाएं हैं, हमने इसको डिटेल से पढ़ा है। स्थानांतरण को ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। तो देखिए सिंपल परिभाषा है, अनुलेखन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण हो गया। अब एमआरएनए से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना अनुवादन कहलाता है, या ट्रांसलेशन कहलाता है, या स्थानांतरण कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटीन निर्माण की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है। अब इसकी प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया को समझाएंगे तो प्रोटीन निर्माण के दौरान एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों मिलकर काम करते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों मिलकर काम करेंगे, और जो राइबोसोम होता है वो भी इसमें हेल्प करेगा, वो भी इसमें काम करेगा। तो ये चारों मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब इनका अलग अलग रोल देखिए, जो राइबोसोम है, राइबोसोम की दो उप इकाई होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जो छोटे वाली उप इकाई है और ऊपर बड़े वाली उप इकाई है, ये सामान्यतः दोनों अलग अलग रहती है। जब प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है तब मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में या मैग्नीशियम आयन के कारण ये दो जो यूनिट है, दो सब यूनिट है, ये आपस में जुड़ जाती है। इसका ध्यान रखना है। अब इसमें जो नीचे की ओर छोटी उप इकाई होती है उससे एमआरएनए जुड़ जाता है, एमआरएनए उससे जुड़ जाएगा। एमआरएनए का एक सिरा 5' दूसरा 3'। क्लियर है। बड़ी जो उप इकाई होती है उसके ऊपर 3 साइट पाई जाती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। अब प्रोटीन निर्माण की जब क्रिया होगी तो टीआरएनए से अमीनो अम्ल जुड़ेंगे। अब टीआरएनए से अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो टीआरएनए अमीनो अम्लों को लाने का कार्य करता है, इसीलिए टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। और उसके बाद में जैसे ही अमीनो अम्ल है वो ए साइड पर आए, उसके बाद ये जो
mRNA है या जो बड़ी उप इकाई है वो थोड़ी आगे खिसक जाती है। जैसे ही आगे खिसकेगी वो अमीनो है वो पी साइड पे आ जाएगा, ए साइड खाली हो जाएगी तो फिर टीआरएनए नया अमीनो अम्ल आएगा। इस तरह से जब प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू होती है उससे पहले देखो, सबसे पहले टीआरएनए से अमीनो अम्ल जुड़ेगा तो अमीनो अम्ल पहले एटीपी खर्च होगा और वो एक्टिवेट होंगे, सक्रिय होंगे। सक्रिय होने के बाद वो टीआरएनए से जुड़ेंगे। टीआरएनए से जुड़ने के बाद टीआरएनए ए साइड पे जुड़ेगा, वहां पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, इसको कहेंगे दीर्घीकरण। और लास्ट में जब समाप्त हो जाता है तो उसको कहेंगे समापन। और उसके बाद में जो प्रोटीन की एक लंबी अमीनो अम्लों की लंबी श्रृंखला बनी है, बीच में पेप्टाइड बंध बन गया, उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन का निर्माण इस तरह से हो जाता है। और अगला इसमें दे रखा है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये बड़ी उप इकाई, छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई से एमआरएनए जुड़ गया, ये ए साइट, बीच में पी साइट, इधर ई साइट, इधर से टीआरएनए आया अमीनो अम्ल को लेकर, ए साइड पे जुड़ा, फिर पी साइड पे, फिर ई साइड से वो बाहर निकल गया, पी साइड से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। अब ये बड़े प्रश्न है, मैं आपको समझा सकता हूं, पूरा का पूरा मैटर बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता। ज्यादा समझना हो तो आप जो पीछे अपने पाठ पढ़े हैं, जो हमने रिवीजन का कार्य किया है, आप उसमें समझ सकते हो। क्योंकि उच्च माध्यमिक जो बोर्ड परीक्षा है 2023, इसका पेपर मैंने सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया है। तो आप यदि मेरे चैनल पे अभी नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर करने का कार्य करें, ताकि जो सिंपल लैंग्वेज में, जिसको हम कह सकते हैं राजस्थानी या मारवाड़ी लैंग्वेज में मैंने आपको जो पेपर सॉल्व करवाया है, तो ऐसे बच्चे जो राजस्थानी और मारवाड़ी जो लैंग्वेज उससे बिलोंग करते हैं उसको ये पेपर अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जो 20वां प्रश्न है, इसका अथवा वाला प्रश्न दे रखा है। अथवा में पहला सवाल है, बिंदु उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग। तो एक रोग दे रखा है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दात्र रक्ताणु अरक्तता, ये है वो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। लैक ऑपेरॉन को समझाइए। लैक ऑपेरॉन का मतलब है लैक्टोज से संबंधित है, लैक ऑपेरॉन, लेक प्रचालेक। और चित्र बनाते हैं तो इसमें देखिए एक नियामक जीन होती है जिसको आई कहा जाता है, YZA जो जीन है वो इसमें होती है, जिसको हम संरचनात्मक जीन कहते हैं। तीनों के अलग अलग कार्य है। दमनकारी प्रोटीन होती है, वो जुड़ जाती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। मतलब बड़ा प्रश्न है तो आपको वहाँ जाकर पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको सिंपल सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। तो इस तरह से आपका जो ये जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2023 का है, ये हमने कंप्लीटली शॉर्ट में कहें या फिर साधारण लैंग्वेज में कहें, मारवाड़ी राजस्थान लैंग्वेज में कहें, तो हमने समझने का प्रयास किया है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा और आप सभी विद्यार्थी इस विषय के अंदर डिक्टेशन मार्क लाने वाले हैं। जो अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छे से जीव विज्ञान को पढ़ा है, वो बच्चे इस पेपर के अंदर, मेरा ये मानना है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 98/100 प्रश्न भी, ये अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मेरा प्रयास किया। अब आप अपना प्रयास कीजिए। प्रयास करने के बाद आप अपना पूरा पेपर मिलाइए। पेपर मिलाने के बाद में आपको कितने अंक, कितने प्रश्न आपने अटेंड किए, उसमें से आपके कितने अंक बन रहे हैं, कितने अंक इसमें से, ये जो 56 है इसमें से कितने अंक बन रहे हैं, तो ये अंक आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताएं, ताकि मुझे इस बात का पता लगे कि आपका पेपर है वो कैसा हुआ है, आपको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। आप 56 में से अंक कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, तो मैं अंदाज लगा के आपको 100 में से आपके कितने अंक आने वाले हैं वहां तक मैं कल्पना कर सकूं या वहां तक मैं आपको बता सकूं। और भी इस पेपर से संबंधित या फिर जीव विज्ञान विषय जिसका अध्यापन का कार्य मैं पिछले 1 वर्ष से आपको करवा रहा हूं, तो इससे संबंधित यदि आपका कोई सुझाव हो या आपको कोई बात रखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी अमल कर सकूं। आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी कर सकूं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।